दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे अष्टांग हृदय सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ दिनचर्या। बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी एंड मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपको मैं याद करवाऊंगी। तो दिनचर्या में सबसे पहले आता है दंत पवन। दंत पवन में से बहुत 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 बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाग्भट के अकॉर्डिंग दंत पवन की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है 12 अंगुल है। अक्सर हम लोग जो है आंसर टिक मार्क करते हैं 10 अंगुल, जबकि 10 अंगुल जो है जीवा निर्लेखन की लंबाई होती है। ठीक है, 12 अंगुल दंत पवन की लंबाई होती है और इसके जो रस हैं वो कटु तिक्त कषाय हैं। चरक ने और वाग्भट ने दोनों ने दंत पवन के रस जो है कटु तिक्त और कषाय बताए हैं, जबकि कटु तिक्त कषाय के साथ मधुर रस मतलब कि मीठा जो रस है वो आचार्य सुश्रुत ने ऐड किया है। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये कितनी मोटी होती है? कनीनिका सदृश मोटी होती है, मतलब हमारी जो लिटिल फिंगर होती है ना उसके जितनी ये मोटी होती है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट इसका आता है पॉइंट कि ये निषिद्ध किस में होती है, मतलब किस में यूज़, कौन से पेड़ की जो दंत पवन है उसका यूज़ नहीं करना होता। उसमें देखिए कई सारे जो हैं बताए हुए हैं नाम, जैसे कि पीलू है, कांचनार है, लोद्र है, अश्वत्थ है। लेकिन जो मेनली पूछा जाता है क्वेश्चन वो पूछा जाता है पीलू को लेकर। ठीक है, आपने पीलू पर ज़्यादा जोर लगाना है कि पीलू जो है इसकी दंत पवन जो है निषिद्ध है। ठीक है, अगर हम इंग्लिश में इसका नाम देखें पीलू का तो उसका नाम आता है टूथ ब्रश ट्री। इसीलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि नाम इसका टूथ ब्रश ट्री है बट ये दंत पवन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है पीलू। ठीक है, और भी नाम है कांचनार, लोध्र, अश्वत्थ, बट आपने पीलू याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि किन रोगों में इसका प्रयोग नहीं होता दंत पवन का। निषिद्ध रोग कौन से होते हैं? तो निषिद्ध रोगों में जैसे कि अजीर्ण में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अजीर्ण में दंत पवन नहीं यूज़ करते। वॉमिटिंग आ रही हो यानी कि छर्दी में, कास, श्वास में, अर्दित में, ठीक है, और मुख, नेत्र, कर्ण रोग, ईएनटी के रोग, शिरो रोग में, हृदय रोग में जो दंत पवन है इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड यानी कि निषिद्ध माना गया है। ठीक है, आपने अजीर्ण तो ज़रूर याद रखना है, अजीर्ण और छर्दी। ठीक है, तांबुल किस में निषेध होता है? ये भी एक क्वेश्चन एक बार आ चुका है ऑलरेडी। तो जिनका जैसे पित्त प्रकृति है, ठीक है, शतशीन है, पित्त प्रकृति है और रक्त विकार है, जो चक्षु के रोगी हैं एंड विष, मूर्छा, मदाते में, शोष रोग में तांबुल निषेध है। ठीक है, शतपित्त में, सॉरी शतशीन में, पित्त में, रक्त विकार में, चक्षु रोगी में, मदाते में, विष में और शोष रोग में, मूर्छा में तांबुल निषेध होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कि अभ्यंग का निषेध किस में है? तो जो कफ ग्रस्त होता है उसमें, फिर अजीर्ण में एंड फिर कृत संशुद्ध में, मतलब जिसका शोधन किया जा चुका है। कफग्रस्त और अजीर्ण में अभ्यंग का निषेध होता है। नेक्स्ट इसके व्यायाम के लाभ क्या होते हैं? ऐसे तो बहुत सारे लाभ होते हैं लेकिन जो मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है वो है लाघवम कर्म सामर्थ्यम। ये बस इतना सा ही दोस्तों वाक्य रखकर पूछ लेते हैं, लाघवम कर्म सामर्थ्यम ये किसके लिए कहा गया है? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो लाघवम कर्म सामर्थ्यम ये व्यायाम के लिए पूछा जाता है। एंड नेक्स्ट इसकी अति व्यायाम से क्या हानि होती है? अति व्यायाम से तृष्णा, क्षय, फिर उसके बाद है रक्तपित्त, प्रतमक श्वास, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तृष्णा, प्रतमक श्वास, क्षय और रक्तपित्त। नेक्स्ट इसकी स्नान के गुण क्या होते हैं? ये भी कई बार मतलब पूछा गया है। ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है ना, वृश्य आयुष्यम, ठीक है, एंड देन जरा बल प्रदम, तो इसमें एज इट इज़ जो वाक्य है रखकर पूछा जाता है कि वृश्य आयुष्य ऊर्जा बल प्रदम किसके लिए कहा गया है? तो ये स्नान के लिए कहा गया है। और पाप कर्मों का त्याग करना चाहिए। कितने प्रकार के पाप कर्म बताए गए हैं, क्या संख्या है?
तो उसकी संख्या है 10। ठीक है, जैसे चोरी करना, निंदा करना, ये सब पाप कर्म है, वो आपने याद नहीं करने हैं, सॉरी, वो आपने याद नहीं करने हैं, लेकिन संख्या आपको पता होनी चाहिए कि 10 पाप कर्म है जिसका त्याग आचार्य ने कहा है। अगला अध्याय है अध्याय नंबर 3, ऋतुचर्या। देखिए, ऋतुचर्या में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो प्रकार की जो काल होते हैं, उत्तरायण काल और दक्षिणायन काल। दक्षिणायन काल यानी कि जब सूर्य जो है डोमिनेंट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी का काल होता है, तो सूर्य का प्रभाव ज़्यादा होता है, दैट इज़ उत्तरायण काल। इसको आदान काल भी कहते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि उत्तरायण काल में कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं। टोटल 6 ऋतुएं होती हैं। उत्तरायण काल में 3 ऋतुएं होती हैं और दक्षिणायन काल में 3 ऋतुएं होती हैं। तो 3 कौन सी ऋतुएं होती हैं जो उत्तरायण काल में यानी कि आदान काल में आती हैं। यहाँ से आपने स्टार्ट होना है शिशिर से। शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ये 3 ऋतुएं उत्तरायण काल यानी कि आदान काल में आती हैं। शिशिर को हम कौन से 2 मास में शिशिर ऋतु आती है? माघ और फाल्गुन। माघ, फाल्गुन। वसंत चैत्र वैशाख। ग्रीष्म ज्येष्ठ आषाढ़। ठीक है, ज्येष्ठ आषाढ़। एंड शिशिर ऋतु में बहुत बार पूछा गया है कि कौन सी ऋतु में कौन सा रस जो है ज़्यादा प्रधान रूप में आता है। तो शिशिर ऋतु में प्रधान रस कौन सा होता है? तिक्त रस। वसंत ऋतु में कषाय रस। ग्रीष्म ऋतु में कटु रस। ठीक है, शिशिर में तिक्त, वसंत में कषाय और ग्रीष्म में कटु रस। दक्षिणायन यानी कि विसर्ग काल, जब चंद्रमा जो है प्रधान रूप से होता है, जिस ऋतु में ठंडक का काल होता है, जब एनर्जी जो है बढ़ती है मनुष्य के शरीर में, तो वो काल है विसर्ग काल यानी कि दक्षिणायन। इसमें जो 3 ऋतुएं आती हैं वो है वर्षा, शरद और हेमंत। वर्षा को कौन कौन से वर्षा में 2 महीने आते हैं? श्रावण एंड भाद्रपद। एंड शरद में अश्विन एंड कार्तिक। हेमंत में मार्गशीर्ष एंड पौष। दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, अभी से ही करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी से आप अच्छे से दिमाग में इसको बिठा लेंगे तो बाद में नहीं भूलेगा। बाद में सिलेबस इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये मोस्ट कॉमन एंड सिंपल पॉइंट जो है हमें भूल जाते हैं। ठीक है, और बेसिक जो एग्ज़ाम है क्वेश्चन पेपर यहीं से बनता है। तो वर्षा ऋतु में श्रावण भाद्रपद और शरद में अश्विन कार्तिक, हेमंत में मार्गशीर्ष एंड पौष। वर्षा ऋतु में कौन सा रस प्रधान होता है? अम्ल रस। शरद में लवण रस, हेमंत में मधुर रस। ठीक है, वर्षा में अम्ल रस, शरद में लवण रस, हेमंत में मधुर रस प्रधान होता है। अगर हम बल की बात करें तो उत्तम बल जो होता है हेमंत में होता है और शिशिर में होता है। ठीक है, मतलब विसर्ग काल की जो अंतिम ऋतु होती है हेमंत, उसमें उत्तम बल होता है। फिर उत्तरायण की जो पहली ऋतु होती है शिशिर, उसमें उत्तम बल होता है। फिर उसके बाद मध्यम बल शरद और वसंत में, और अल्प बल किस में होता है? देखिए, उत्तरायण के अंत तक आते आते बिल्कुल ही बल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, सूर्य पूरा एनर्जी जो है पी जाता है हमारे शरीर की। आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। तो जो अल्प बल है उत्तरायण की अंतिम ऋतु यानी कि ग्रीष्म ऋतु में होता है, और फिर विसर्ग काल की स्टार्टिंग वाली ऋतु यानी कि वर्षा में होता है। तो अल्प बल वर्षा और ग्रीष्म, मध्यम बल शरद और वसंत, एंड उत्तम बल है हेमंत एंड शिशिर। अब हम पढ़ेंगे हेमंत ऋतुचर्या। दोस्तों, यहाँ पे आचार्य वाग्भट ने अपने मेन पॉइंट्स क्या दिए हैं अलग अलग ऋतुओं के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन डिटेल में हम ऋतुचर्या पढ़ेंगे चरक संहिता में। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशियल पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि हेमंत ऋतुचर्या, मतलब कि जो पॉइंट्स आचार्य चरक ने डिटेल में बताए हैं वो हम सारा पढ़ेंगे, लेकिन अलग से वाग्भट जी ने क्या बताए हैं, क्या अलग है वाग्भट जी का ऋतुचर्या के मामले में, वो मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ। हेमंत ऋतुचर्या जो है, इसमें अब अग्नि का जो बल होता है वो प्रबल होता है। ठीक है, और मधुर अम्ल रस आहार का सेवन करना चाहिए। व्यायाम, अभ्यंग और स्त्री सेवन सब कुछ बताया है इसमें। ठीक है, शिशिर ऋतुचर्या हेमंत के समान ही इसकी ऋतुचर्या बताई है, इसका फॉलोअप बताया है। जैसे हमने हेमंत में आहार विहार का प्रयोग करना है, वैसे ही हमने शिशिर ऋतु में भी
करना है। बस फ़र्क इतना है कि शिशिर ऋतु में ठंड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हेमंत ऋतु। वसंत ऋतुचर्या, वसंत ऋतुचर्या में हमने क्योंकि कफ प्रीडोमिनेंट होता है तो कफ नाशक सारी क्रियाएं करनी है। क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन ये आता है कि पंचकर्मा का प्रयोग कौन सी ऋतु में किया जाता है? तो वसंत ऋतु में पंचकर्मा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और कफनाशक सभी क्रियाएं की जाती हैं वसंत ऋतु में। अदरवाइज देखा जाए तो वसंत ऋतु में हमने प्रधान रस कौन सा पढ़ा था? कषाय रस। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ग्रीष्म ऋतुचर्या, ग्रीष्म ऋतुचर्या में पंचसार का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। पंचसार से बना जो मंथ होता है बहुत ही हितकारी होता है, मतलब मंथ का प्रयोग करना चाहिए और वो भी पंचसार। पंचसार में क्या क्या डलता है? मधु, खजूर, द्राक्षा, फालसा, मिश्री, ठीक है। मधु, खजूर, द्राक्षा, फालसा, मिश्री। वर्षा ऋतुचर्या जो है इसमें मंदाग्नि रहती है। नदी का जल नहीं पीना चाहिए, ये इन्फेक्शस हो सकता है। मंथ जो है उसका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मंदाग्नि है, तो मंथ को डाइजेस्ट करने के लिए जो है इतनी अग्नि तीव्र नहीं होती है, तो इंडाइजेशन हो सकता है, ठीक है। तो मंदाग्नि रहती है, नदी का जल प्रयोग नहीं करना है और मंथ अहितकर होता है। शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप रहता है, इसीलिए विरेचन कराना चाहिए क्योंकि विरेचन जो है, और रक्त मोक्षण कराना चाहिए। रक्त मोक्षण जो है, दोनों विरेचन रक्त मोक्षण पित्त शामक होते हैं। और हंसोदक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शरद ऋतु में जो है हंसोदक का प्रयोग किया जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। जहाँ पे वर्ड आया हंसोदक वहाँ पे शरद ऋतु ही आएगा, ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। हंसोदक क्या होता है? मतलब कि एक पात्र में हम जल रखेंगे, ठीक है, तो वो शरद ऋतु में अगस्त्य तारा होता है, ठीक है, उसके प्रभाव से वो जल जो है निर्विष हो जाता है, ठीक है, उसमें काफ़ी गुण आ जाते हैं, ठीक है। और कई चीज़ें होती हैं, लोग शरद ऋतु में जो है चंद्रमा की किरणों के नीचे खीर भी रखते हैं, ठीक है, सारी सारी रात, क्योंकि उस ऋतु में वो एक अद्भुत सी जो चंद्रमा की किरणों में शक्ति होती है, कह सकते हैं गुण होते हैं, वो उस खीर में आ जाते हैं। ये इन जनरल प्रैक्टिकली मैं बता रही हूँ उस ऋतु में हम जो है क्या क्या फॉलो करते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक जल होता है जो अगस्त्य तारे से निर्विष हो जाता है, चंद्रमा की किरणों से उसमें शीतलता और भी अच्छे अच्छे गुण आ जाते हैं, उसको हंसोदक कहते हैं। और हंसोदक का प्रयोग हम शरद ऋतु में करते हैं। सभी जल जो है शरद ऋतु में स्वच्छ होते हैं, ठीक है। शरद ऋतु में 10 अपथ्य हैं। 10 अपथ्य जैसे कि दधि है, तैल है, वसा है, आतप यानी कि धूप का सेवन, ये सारे जो हैं पित्त को बढ़ाते हैं। इसीलिए इस तरह से 10 अपथ्य बताए गए हैं जो पित्त प्रकोपक होते हैं, ठीक है। वाग्भट ने रसों के सेवन में सभी ऋतुओं में नित्य सर्व रस अभ्यास का परामर्श दिया है, ठीक है। अगर वाग्भट का ये डिफरेंशियल पॉइंट देखें तो उन्होंने ये कहा है कि सभी ऋतुओं में सभी रसों का सेवन कर सकते हैं, सभी ऋतुओं में सर्वरस अभ्यास का परामर्श दिया है आचार्य वाग्भट ने। नेक्स्ट इज ऋतु संधि। ऋतु संधि क्या होता है? देखिए, ऋतु संधि जो है, जो चल रही है ऋतु उसका अंतिम सप्ताह और जो ऋतु आने वाली है उसका प्रथम सप्ताह, ये दोनों जो सप्ताह होते हैं, ठीक है, 14 दिन का जो काल होता है वो है ऋतु संधि। बट अदरवाइज वाग्भट जी का अगर पूछा जाए कि ऋतु संधि के कितने दिवस होते हैं, कितने दिन या कितना काल होता है, तो वो है 15 दिन, ठीक है। ऋतु संधि आचार्य वाग्भट ने 15 दिन की कही है। और एक यम दंष्ट्रा काल भी होता है जो कि 16 दिन का होता है अकॉर्डिंग टू आचार्य षाढ़ंगर। यम दंष्ट्रा काल आचार्य षाढ़ंगर ने इसका वर्णन किया है। तो दोस्तों यहाँ तक थे ये दोनों चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 2 दिनचर्या एंड चैप्टर नंबर 3 ऋतुचर्या। इसको अच्छे से कीजिए, बहुत बेसिक चीज़ें हैं और 100% लेकर चलिए कि आनी ही आनी है, ठीक है। यहाँ से जो है ये अगर आपका नहीं हो पाया एग्ज़ाम में तो दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाता है एक अच्छा रैंक लाना, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।